OSI में, OSI रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर और TCP/IP में 5 लेयर होती हैं, ये 4 लेयर होती हैं। कुछ राइटर उसको 4 लेयर्स पर कंसिडर करते हैं और कुछ 5 लेयर पर। अच्छा, इसी तरह से जब हम वायरलेस नेटवर्क की हम बात कर रहे होते हैं तो वायरलेस नेटवर्क में जो मेन डिफरेंस होता है वो बॉटम 2 लेयर्स का होता है, यानी फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर। बाकी तमाम लेयर अपर जितनी भी लेयर्स हैं तो तमाम की तमाम सेम लेयर्स होती हैं जो आपके वायर्ड नेटवर्क में होती हैं। ठीक है, तो आपके पास जो डिफरेंस होता है वो कहाँ पे होता है? फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर। अब जो डाटा लिंक लेयर है, डाटा लिंक लेयर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। डाटा लिंक लेयर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्से को कहते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, सब लेयर भी बोलते हैं उसे। ठीक है, और दूसरी जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मैक लेयर, मैक सब लेयर। जब आपने फ्लो को कंट्रोल करवाना है या डाटा फ्रेम सेंडिंग वगैरह करने हैं तो आप यूज करते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। जब आपने मीडिया को एक्सेस करना होता है, जब आपने मीडिया को एक्सेस करना होता है तो मैक सब लेयर यूज की जाती है। ठीक है, तो मैक सब लेयर को यूज करते हुए मीडिया को एक्सेस किया जाता है। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ मैकेनिज्म बताए थे, मीडिया एक्सेस किस तरह से किया जाता है या एक्सेस कंट्रोल कौन कौन से मैकेनिज्म है। मैंने आपको बताए थे कुछ मैकेनिज्म, अगर कोई रिव्यू करवाना चाहता है या कोई बताना चाहता है तो आप बता सकते हैं कौन कौन से मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए थे। मीडिया एक्सेस के मैकेनिज्म थे या एक्सेस कंट्रोल के मैकेनिज्म थे, वो हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, उनके नाम बता दें। एक अलोहा था, वो समीला, समीला बताएं। एक अलोहा था, हम अलोहा का मेन मल्टीपल मेन इफेक्ट कितनी कोऑर्डिनेशन। कैटेगरीज थी? ये थी सर, मेन कितनी कैटेगरीज थी? एक हमारे पास था रैंडम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, रैंडम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। दूसरा था चैनलाइजेशन, ठीक है, चैनलाइजेशन। और तीसरा कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल और तीसरा चैनलाइजेशन। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में कौन कौन से मैकेनिज्म आते थे? समीला आप बता रहे थे अभी। और कोई बता दे, समीला तो चुप हो गया। सर एक अलोहा था। जी, अलोहा। और दूसरा था कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तीसरा है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कुलियन डिटेक्शन। और चौथा था कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कुलियन अवॉइडेंस। डिटेक्टेड अवॉइडेंस, यस। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से जो कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल है उसमें रिजर्वेशन है, पोलिंग है। ठीक है, रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकनाइजेशन। और तीसरा जो चैनलाइजेशन है उसमें हमारे पास 3 किस्म के प्रोटोकॉल होते हैं, 3 किस्म के मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं टीडीएम में, एफडीएम में और सीडीएम में। ठीक है, ये हमने कुछ कंट्रोल प्रोटोकॉल हमने डिस्कस किए थे। क्लियर? तो ये प्रोटोकॉल किसके हैं? मैक सब लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, मैक सब लेयर के प्रोटोकॉल। अब मैक सब लेयर वायर्ड नेटवर्क की भी हो सकती है और मैक सब लेयर वायरलेस नेटवर्क की भी हो सकती है। अच्छा, मैक सब लेयर को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मैक सब लेयर को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आपके सामने इस डायग्राम में देखें कि जो वायरलेस नेटवर्क है, जो वायरलेस नेटवर्क है उसमें 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन और दूसरे को कहते हैं पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन। ये 2 प्रोटोकॉल हैं जो कि इस मैक सब लेयर पे यूज हो रहे हैं
और ये कौन बता रहा है आपको? IEEE 802.11। ये स्टैंडर्ड आपको बताता है कि दो प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज हो रहे हैं मैक सब लेयर में, पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन। इसके नीचे ये आपके पास फिजिकल लेयर है, यानी ये फिजिकल लेयर के अपने मैकेनिज्म है, अपने एल्गो हैं, और इसी तरह से लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर इसके ऊपर है। यानी यहाँ पे आपके सामने रिलेशनशिप आपको नजर आ रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन के अपर पोर्शन जो है वो पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ये डायग्राम आपको तमाम लेयर्स, दोनों लेयर्स, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर के बारे में आपको थोड़ा सा हाव दे रही है कि किस तरह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है या किस तरह से उसकी डिवीजन है। क्लियर? क्लियर? यस सर। यानी हमने सिंपल दो लेयर को देख रहे हैं, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर। इन्हीं दो लेयर्स का डिफरेंस होता है वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क में। क्लियर? बाकी अपर वाली लेयर, अपर लेयर जो है वो सारी की सारी सेम रहती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन है ना, ये जो मैकेनिज्म यूज होता है ये बेसिकली वायरलेस नेटवर्क में यूज होता है। वायरलेस नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन यूज होता है, और ये फर्दर आगे किसको यूज करता है? CSMA-CA किसको यूज करेगा? CSMA-CA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। ये जो PCF है ना, ये PCF वायर्ड नेटवर्क में यूज होता है। ये वायर्ड नेटवर्क में यूज होता है, और यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है बता सकते हैं आप? डिटेक्टेड। डिटेक्शन वाला, क्योंकि वायर्ड नेटवर्क में डिटेक्शन होती है, वायरलेस में डिटेक्शन नहीं होती। क्लियर? भाई क्लियर है? यहाँ पे देखे ना, ये जी आपके सर। पास ये डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन जो है एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि मैक सब लेयर पे यूज होता है और वायरलेस नेटवर्क के लिए यूज होता है। DCF जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन, ये बेसिकली CSMA-CA को यूज करता है एक्सेस मेथड के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम है उसमें वो बता रहा है कि किस तरह से फ्रेम एक्सचेंज होते हैं, फ्रेम किस तरह से एक्सचेंज होते हैं उसकी टाइमलाइन आपको बता रहा है। तो इस डायग्राम में अगर आप गौर करें, इस डायग्राम में देखें कि आपके पास कितने स्टेशन हैं, कितने स्टेशन हैं? आपके सामने जो डायग्राम है इसमें आपने नंबर ऑफ स्टेशन बताने हैं, कितने हैं? 4 स्टेशन है। पहला ABCD, यानी 4 स्टेशन है। सेंडर कौन है इसमें? A, और रिसीवर कौन है, डेस्टिनेशन कौन है? B। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले, क्योंकि इस यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क में DCF यूज कर रहा है काजमा, मींस के कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। तो सबसे पहले कैरियर को सेंस किया जाता है, कैरियर को सेंस किया जाता है और कैरियर देखा जाता है कि आइडल है या बिजी है। ए चेक करता है, ये जो डिवाइस ए है या कंप्यूटर ए या स्टेशन ए सबसे पहले मीडिया को एक्सेस करेगा। मीडिया को एक्सेस करता है और देखता है कि मीडिया बिजी है या आइडल है। तो यहाँ पे उसको मिलता है मीडिया आइडल, यानी फ्री मिलता है। तो वो फौरी तौर पर डाटा सेंड नहीं करेगा, फौरी तौर पर डाटा सेंड नहीं करेगा। तो करेगा क्या? कुछ देर के लिए वेट करेगा, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन इंटर फ्रेम स्पेस, यानी DCF इंटर स्पेस फ्रेम, फ्रेम स्पेस। इतना ये वेट करेगा, उसके बाद एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, यानी ये एक कंट्रोल सिग्नल सेंड करता है, एक कंट्रोल सिग्नल सेंड करेगा किसको? डेस्टिनेशन को। अब जब जैसे ही कंट्रोल सिग्नल बी को मिलता है तो बी भी कुछ देर के लिए वेट करेगा, उसको हम कहते हैं शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस। कुछ देर के लिए वेट करेगा, कौन? डेस्टिनेशन। हालांकि उसके पास भी चैनल फ्री है, लेकिन
कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस के बिहाफ पर इसने कुछ देर के लिए वेट करना है और फिर एक कंट्रोल सिग्नल इसने सेंड करना है जिसको हम कहते हैं CTS। CTS से मुराद क्लियर टू सेंड, यानी बी रेडी है डाटा रिसीव करने के लिए। बी सिग्नल सेंड कर रहा है कि मैं रेडी हूँ डाटा सेंड करने के लिए। जब ये CTS का सिग्नल सोर्स को रिसीव होता है तो सोर्स फिर कुछ देर के लिए वेट करता है और डाटा सेंड करता है। जब डाटा इसको मिल जाता है, जब डाटा इसको डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तो डेस्टिनेशन अगेन क्या करता है, कुछ देर के लिए वेट करता है और देन उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सेंडर को, ठीक है, ताकि उसको पता लग जाए उसका डाटा रिसीव हो गया है। तो यहाँ पे देखें, एक गौर करें कि आपका जो CTS है, CTS वो C की तरफ भी गया और D की तरफ भी गया, और जब एक्नॉलेजमेंट सेंड हुआ वो A की तरफ भी गया और इसी तरह C की तरफ और D की तरफ भी गया, जिस तरह से CTS दोनों तरफ गया। तो यहाँ पे एक पोर्शन ऐसा है जहाँ पे NAV लिखा हुआ है। तो NAV से मुराद ये होती है कि नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। एलोकेशन वेक्टर ये एक ऐसा टाइमर होता है जिसमें हर स्टेशन अपना ये टाइमर सेट करता है। कब सेट करता है? जब RTS उसे मिले या CTS मिले। क्वेश्चन आप लोगों का कोई? सर ये सर रिपीट करते हैं। अच्छा, जब सेंडर ने डाटा सेंड करना है ना, तो सेंडर ने डाटा सेंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है। किसको? डेस्टिनेशन को। डेस्टिनेशन को रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो डेस्टिनेशन को रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए उसने एक कंट्रोल फ्रेम सेंड करना है जिसको हम कहते हैं RTS, रिक्वेस्ट टू सेंड। RTS डिलीवर होती है तमाम डिवाइसेस को जो उसकी रेंज में आ रहे हैं। RTS डिलीवर होती है तमाम डिवाइसेस को जो उसकी रेंज में आ रहे हैं। अब जो सोर्स A है, इसकी रेंज में सोर्स B आ रहा है, डेस्टिनेशन B आ रहा है, ठीक है, उसको C और D नजर नहीं आ रहे, तो लिहाजा उसकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? जो उसकी रेंज में है। उसकी रेंज में कौन सा डिवाइस है? A की रेंज में कौन सा डिवाइस है? B। A की रेंज में B है ना, तो ये रिक्वेस्ट टू सेंड उसका जो सिग्नल है, फ्रेम कंट्रोल जो है, वो रिसीव हो रहा है B पर। अब B उसको रिसीव करने के बाद कुछ देर के लिए वेट करता है। अब ये जो जितना भी वेट हो रहा है ना, जगह बार बार वेट हो रहा है, सिफ हो रहा है या डिफ हो रहा है, इस वेट को इसलिए यूज किया जाता है ताकि इस दौरान अगर कोई और स्टेशन सेंस ना कर रहा हो या डाटा सेंड ना कर रहा हो, इस दौरान फिर वो वेट करते हैं किसी और का डाटा रिसीव तो नहीं होता हमें। अगर किसी और के सिग्नल मिल जाते हैं तो इसका मतलब कोलिजन अक्कर हो सकती है, ठीक है। इसलिए वो वेट करते हैं ताकि पता लग जाए कोई और डिवाइस डाटा सेंड उस वक्त डाटा सेंड तो नहीं कर रहा, ताकि पता लग जाए, ठीक है। अच्छा, सर ये RTS जो है सिग्नल, ये सबको सेंड होता है या फिर डेस्टिनेशन को? ये RTS भी सबको सेंड होता है और CTS भी सबको सेंड होता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मीडिया है ना, ब्रॉडकास्ट मीडिया है ना। RTS भी सबको डिलीवर होना है और CTS भी सबको डिलीवर होना है, सबको पता लग जाता है। लेकिन उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेसेस होते हैं जिसकी बिहाफ पर सोर्स और डेस्टिनेशन अपने अपने लिए वो फ्रेम कंट्रोल को यूज करेंगे और बाकी सब उन फ्रेम को डिस्कार्ड करते जाएंगे, क्योंकि उनमें सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस मैच नहीं करेगा, तो लिहाजा वो बाकी स्टेशन जो है इनको डिस्कार्ड करेंगे। अब RTS जो है या CTS जो है, इसमें ड्यूरेशन होता है कि कितनी देर के लिए कम्युनिकेशन परफॉर्म होनी है। रिक्वेस्ट टू सेंड में और क्लियर टू सेंड में ड्यूरेशन होता है कि कितनी देर के लिए डाटा ट्रांसमिट होगा या कितनी देर के लिए कम्युनिकेशन परफॉर्म होगी।
जब ये इंफॉर्मेशन तमाम डिवाइसेस तक पहुंचती है आरटीएस के थ्रू या सीटीएस के थ्रू, तो क्या करते हैं बाकी डिवाइसेस अपना एक वेक्टर मींस के एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं जिसको हम नैव कहते हैं, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। इसमें एक टाइम लिमिट यानी टाइम इंटरवल सेट कर देते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि मीडिया इस वक्त यूज हो रहा है, इतने टाइम के लिए मीडिया यूज होगा। हमने नेक्स्ट अगर डाटा सेंड करना है तो चैनल को उस वक्त एक्सेस करेंगे जब हमारा नैव एक्सपायर होगा। जब तमाम डिवाइसेस, अगर बाकी जो अदर डिवाइसेस लिखे हैं जैसे सी और डी लिखा हुआ है, इनमें से अगर किसी एक डिवाइस ने डाटा सेंड करना है तो डाटा सेंड करने से पहले क्या किया जाता है? सिग्नल सेंड होता है आरटीएस। कैरियर को सेंस किया जाता है। तो कैरियर को सेंस उसी वक्त करना होता है जब नैव उनका एक्सपायर होगा। नैव टाइमर जब एक्सपायर होगा देन वो कैरियर को सेंस करेंगे। मीनवाइल कैरियर को सेंस नहीं कर सकते नैव के बिहाफ पर, ताकि कोई और डाटा सेंड ना करे। अगर एक बार नैव सेट हो गया तो अगली बार उसने कैरियर को सेंस कब करना है? जब उसका नैव एक्सपायर होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें आरटीएस सिर्फ बी को पहुंचा है, बाकी को नहीं पहुंचा, सी को नहीं मिला, डी को नहीं मिला। इसकी रीजन बता सकते हैं? सर वो उसकी रेंज में नहीं है सर। रेंज में नहीं है तो इसलिए सी और डी उसके लिए हाइड है, हिडन है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना हिडन स्टेशन प्रॉब्लम। यस सर। तो हिडन सर स्टेशन पढ़ा था। प्रॉब्लम की वजह से, हिडन स्टेशन की वजह से आरडीएस वहां तक पहुंचा ही नहीं। और जब बी कुछ देर के बाद सीटीएस का फ्रेम सेंड करता है ए को, तो उसके पास उसकी रेंज में सी और डी दोनों उसको नजर आ रहे हैं। तो उसके सिग्नल सीटीएस सी और डी दोनों को जा रहे हैं और ए को भी जा रहे हैं। ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही सीटीएस मिलता है बाकी स्टेशन को, बाकी स्टेशन अपना नैव सेट करते हैं, जबकि जो सेंडर है जिसने डाटा सेंड करना है वो कुछ देर के बाद डाटा सेंड करेगा। ठीक है, कुछ देर के बाद डाटा सेंड करेगा और बाकी जितने भी डिवाइसेस हैं वो अपना अपना नैव उस टाइम के मुताबिक सेट कर लेते हैं जो कि आरटीएस या सीटीएस के अंदर मौजूद होता है। यानी ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन होती है कि कितने टाइम के लिए दो डिवाइसेस ने आपस में कम्युनिकेट करना है। क्लियर? क्लियर है भाई? और यस सर। एक्नॉलेजमेंट इसमें लाजमी तौर पर वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का, कि एक्नॉलेजमेंट जो सेंडर है वो एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है, उसको आइडिया हो ताकि कि उसका डाटा सक्सेसफुली डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है या नहीं। ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल का वो वेट करता है। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जैसे ही रिसीव होते हैं तो देन वो नेक्स्ट डाटा सेंड कर सकता है अपने ड्यूरेशन के मुताबिक। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अगेन नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर है। नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर मैंने आपको बताया एक वेरिएबल टाइमर होता है जिसको सेट कर लेते हैं तमाम दूसरे डिवाइसेस। हमने ये बात की थी कि आरटीएस में या सीटीएस में ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन की इंफॉर्मेशन होती है कि हाँ जी कितनी देर के लिए दो डिवाइसेस ने कम्युनिकेशन करनी है या डाटा सेंड करना है। तो उसके मुताबिक तमाम दूसरे डिवाइसेस अपना नैव सेट करते हैं और अगली बार अगर मीडिया को एक्सेस करना है तो सबसे पहले नैव को चेक करते हैं कि वो एक्सपायर हो गया है कि नहीं, अदरवाइज वो चैनल को एक्सेस नहीं करेंगे। ये इसलिए होता है ताकि कोलिजन को अवॉइड किया जाए। कोलिजन अवॉइडेंस जो है नैव के थ्रू हो रही है यहाँ पे, यानी तमाम लोग वेट कर रहे हैं अपने अपने नैव तक। समझ आ रही है? नैव क्लियर है? यस सर। जी सर।
यानी क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ डू द अदर स्टेशन डेफर सेंडिंग देयर डाटा इफ स्टेशन एक्वायर एक्सेस। ठीक है, इन अदर वर्ड हाउ इज द कोलिजन अवॉइडेंस एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोटोकॉल अकम्प्लिश्ड। तो सोल्यूशन क्या है, नैव। नैव कैसे सेट होता है, कौन बताएगा? नैव कैसे सेट होता है? और आरटीएस सिग्नल आरटीएस या सीटीएस के। टीटीएस। अच्छा, नेक्स्ट वन है जी हमारे पास कोलिजन ड्यूरिंग हैंडशेकिंग। हैंडशेकिंग से क्या मुराद है, जिसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, मींस के एग्रीमेंट हो रहा है दो डिवाइसेस के दरमियान में कि डाटा सेंड करना है। उसके लिए एग्रीमेंट के लिए कौन कौन से फ्रेम, कंट्रोल फ्रेम सेंड हो रहे हैं, एक तो आरटीएस है और एक सीटीएस। ठीक है, तो इस दौरान इसको हम कहते हैं हैंड शेकिंग हो रही है, वायरलेस में हैंड शेकिंग हो रही है इसमें। जबकि टीसीपी जो हमने प्रोटोकॉल पढ़ा था उसमें भी हैंड शेकिंग होती है। टीसीपी प्रोटोकॉल के बिहाफ पर 3 वे हैंडशेक होता है, याद है? याद है टीसीपी में 3 वे हैंडशेक होता है। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है यहाँ पे दो स्टेशन, दो या दो से ज्यादा स्टेशन एक ही वक्त में रिक्वेस्ट टू सेंड कर दें। एक ही वक्त में दो या दो से ज्यादा स्टेशन अपने अपने आरटीएस सेंड कर दें, मीडिया को एक्सेस करते हुए सेंड कर दें, तो हो सकता है ये कंट्रोल फ्रेम कोलाइड कर जाएं। और जब कोलाइड करेंगे तो फिर कनेक्शन या हैंड शेकिंग परफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि कोलिजन अगर होती है और कोलिजन डिटेक्शन हो ही नहीं सकती, उसमें कोलिजन डिटेक्शन नहीं होती, तो इसलिए वो क्या करेगा, बैकअप स्ट्रेटजी अप्लाई करेगा। बैकअप स्ट्रेटजी क्या होती है, बताएंगे? बैकअप स्ट्रेटजी अगेन ट्रांसमिट करेगा डाटा। अगेन ट्रांसमिट करेगा, लेकिन अपनी अगेन अटेम्प्ट करेगा। और वो कितनी बार अटेम्प्ट कर सकता है, मैक्सिमम कितनी बार अटेम्प्ट कर सकता है? एक स्टेशन कितनी बार? 1 टाइम, 0 से 1। नहीं नहीं, वो तो रैंडम नंबर होता है, उसमें रैंडम नंबर के बिहाफ पर आप बात कर रही हैं, जो हमने कल पढ़ा था। नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार अटेम्प्ट कर सकता है रीसेंडिंग के लिए, डाटा रीसेंडिंग के लिए? जी अहमद, बिल्कुल ठीक है जी, 15 बार। 15 बार वो अटेम्प्ट करता है, और जैसे ही 15 से एक्सीड करता है तो उसकी जो ट्रांसमिशन है उसको अबार्ट कर दिया जाता है, मतलब उसको रोक दिया जाता है, उसको ट्रांसमिशन से रोक दिया जाता है। ठीक है, तो बैकअप स्ट्रेटजीज में आपने रीसेंडिंग करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है हिडन स्टेशन प्रॉब्लम। अब ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो ए था उसने बी को आरटीएस सेंड किया है, क्योंकि उसके लिए सी और डी जो है वो हिडन थे, लेकिन जो बी था उसकी रेंज में थे सी और डी, इसलिए उसने सीटीएस दोनों को सेंड किया। तो लिहाजा आप हिडन स्टेशन प्रॉब्लम को भी हैंडल कर सकते हैं यूजिंग आरटीएस और सीटीएस के थ्रू। आरटीएस और सीटीएस के थ्रू आप हिडन स्टेशन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। कि जैसे ही जो स्टेशन सी है, जैसे ही स्टेशन सी एक फ्रेम सीटीएस का फ्रेम रिसीव करता है, तो वो अंडरस्टैंड करता है कि कोई हिडन स्टेशन है, यानी ये वाला, ये स्टेशन सी सीटीएस रिसीव करता है, तो यहाँ पे ये स्टेशन सी कंसीडर करता है कि देयर इज अ हिडन स्टेशन जो कि मीडिया को यूज कर रहा है, जिसके बिहाफ पर सीटीएस रिसीव हुआ है उसको, कि कोई ऐसा स्टेशन है जो उसकी रेंज में नहीं है, हिडन है उसके लिए, लेकिन उसने रिक्वेस्ट टू सेंड की थी बी को, और बी के बिहाफ पर उसने सीटीएस सेंड किया है। तो लिहाजा ये अपना
CTS के अंदर ड्यूरेशन को देखते हुए अपना टाइमर सेट करता है, जिसको हम नैव बोलते हैं। ठीक है, क्लियर भाई? क्लियर है? क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का? क्वेश्चन है? पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये उसमें यूज होता है वायर्ड नेटवर्क में, इस वक्त वायरलेस पढ़ रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक बड़ा पैकेट छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, फ्रेम फॉर्मेट हमने नेक्स्ट पढ़ना है इवनिंग वालों के साथ। अभी आपका कंप्लीट हो गया मॉर्निंग वालों का आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन है तो बता दें ताकि ना मैं आपको उसको आंसर कर सकूं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं? क्वेश्चन है किसी का? चलें ठीक है, फिर इवनिंग वालों की नेक्स्ट क्लास होनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।